तकरीबन 1 साल पहले की बात होती है। पड़ोस का ही एक गाँव पड़ता है, उस गाँव में दरअसल एक शादी समारोह होता है और उस शादी समारोह में वो 22 साल का जब लड़का जाता है उस शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए, तो दरअसल वहाँ पे एक वो लड़की को देखता है, तो लड़की को देखने के बाद में वो पहली नज़र में उसको दिल दिल दे बैठता है। और दरअसल उसके दिल देने की वजह भी एक और होती है, ख़ासकर वो जो लड़की होती है बहुत ही सुंदर होती है। और दरअसल उसका जो बैकग्राउंड जब उसको पता चलता है कि पढ़ने में बहुत अच्छी होती है, हालाँकि उसकी जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो तकरीबन 8th क्लास के करीब होती है, लेकिन वो उसको देखने के बाद में उसको प्यार करने लगता है और मन ही मन ये सोचता है कि शायद ये हमारी जीवन साथी बन जाए तो कितना अच्छा होगा हमारे लिए। इसके बाद में जो शादी समारोह है वो संपन्न हो जाता है, लेकिन शादी समारोह संपन्न होने के बाद में उसके रिलेशन में एक औरत होती है। उस औरत से उस लड़की के बारे में जब वो 22 साल का लड़का पूछता है, तो पूछने के बाद में वो बहुत गहराई के साथ में बताता है कि भाभी अगर जो इस लड़की से हमारी शादी हो जाती तो शायद बहुत अच्छा रहता हमारे लिए। खैर ये बात जो होती है आई गई हो जाती है, लेकिन इसके बाद में जो उसकी भाभी होती हैं दूर के रिश्ते की, वो उसके जो बड़े भाई होते हैं दीपक कुमार, उनसे इसके बारे में बातचीत करती हैं। और बातचीत करने के बाद में जो दीपक होता है वो लड़की पक्ष से बात करता है। बात करने के बाद में ये जो शादी की बात होती है दोनों की फाइनल हो जाती है, लेकिन शादी की बात फाइनल होने के बाद में उसका एक तय टाइम के अनुसार उसकी शादी की एक तारीख मुकर्रर की जाती है अप्रैल 2025 में। लेकिन फिर दोनों पक्षों में ये एक बार बातचीत होती है कि जो अप्रैल 2025 से ये टाइम कहीं अधिक है और इससे बेटर हो कि नज़दीक की कोई और डेट अगर जो हो तो उस डेट पे शादी कर ली जाए। फिर उसके बाद में दोनों लोगों में बात विमर्श होने के बाद में अब ये 7 मार्च 2025 की वो डेट होती है वो फाइनल की जाती है और हिंदू रीति रिवाज के साथ में शादी होती है। लेकिन शादी होने के बाद में जब वो वापस लड़की पक्ष अपने ससुराल आती है और सुहाग रात जब होती है तो उस तारीख में वो सब लोग अपने कमरे में चले जाते हैं और जब सुबह होती है 9 मार्च 2025 तो दरअसल उन दोनों पति पत्नी जो होते हैं उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। पत्नी जो होती है वो बेड पे पड़ी होती है चेतावस्था में और जो उसका पति होता है वो फंदे से कमरा का जो फ़ैन का एक कुंडा होता है उसमें फंदे से झूल रहा होता है। तो दरअसल मित्रों आज की कहानी के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि दरअसल शादी होने के बाद में जब वो वापस अपने घर आते हैं, वो लड़की अपने ससुराल आती है और सुहाग रात वाली जो रात होती है उस रात के ऐसा कौन सा घटनाक्रम घटित होता है जो वो दोनों आत्महत्या कर लेते हैं, या आत्महत्या करने में जो भी पुलिस की रिपोर्ट्स आती है उसके पीछे आखिर क्या कारण रहा होगा। मित्रों नमस्कार, शास्त्रीय काल, आदाब, राम राम। मैं मुकेश मिश्रा। मित्रों आज के मेरे इस न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आत्मीयता के तौर पे बहुत बहुत प्यार और आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना। मित्रों आज की जो सच्ची घटना है ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है अयोध्या, और अयोध्या ज़िला का ही एक थाना लगता है कैंट थाना के अंतर्गत आने वाला एक कस्बा पड़ता है शहादतगंज मुरावन टोला। वहाँ पे रहने वाले एक 22 साल का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है प्रदीप कुमार। और इस प्रदीप कुमार नाम की जो लड़का होता है इसकी शादी दरअसल इसके गांव से कुछ ही दूरी पे एक गांव पड़ता है, उसका नाम होता है खंडासा सरैया। वहाँ के रहने वाले एक मंतूराम पासवान नाम के एक व्यक्ति होते हैं, उनकी 22 साल की एक लड़की होती है जो कि 8th क्लास तक उसने पढ़ाई कर रखी है। और इस समय ये सब लोग दिल्ली के किसी एक कस्बे में रह के अपना सिलाई का काम करते हैं, उसी से अपनी जीविका चलाते हैं। तो इस प्रदीप कुमार की शादी इस मंतूराम पासवान नाम के जो व्यक्ति होते हैं इनके साथ में फाइनल होती है और वो शादी की जो डेट होती है मुकर्रर की जाती है 7 मार्च 2025। 7 मार्च 2025 को एक हिंदू रीति रिवाज के साथ में बारात यहाँ से निकलती है खंडासा सरैया के लिए, और जो भी एक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी का प्रोसीजर होता है, शाम के टाइम जब पंडित जी आते हैं अग्नि देवता को साक्षी मान के लड़का और लड़की दोनों फेरे लेते हैं और जीवन भर साथ रहने की कस्में खाते हैं। जो भी इसका प्रक्रिया होती है वो पूर्ण की जाती है। उसके बाद में रात कटती है, रात कटने के बाद में फिर सुबह होता है
सुबह 8 मार्च 2025 में को जो विदाई कार्यक्रम होता है लड़की पक्ष के द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, और जो बारात होती है उसको विदा कर दिया जाता है। विदा करने के बाद में ये सब लोग अपने जब वापस घर पहुंच जाते हैं, शहादतगंज मुरावन टोला अयोध्या, वहाँ पे रात के तकरीबन 11 बजे तक जो रिश्तेदार होते हैं उनकी रिसेप्शन पार्टी चलती है। उसमें खाने पीने की भी व्यवस्था होती है, और वो रिसेप्शन पार्टी जब समाप्त होती है तो उसके बाद में जो घर की महिलाएं होती हैं वो दरअसल ये जो प्रदीप कुमार होता है इससे कहती हैं कि बेटा अब रात के 11:30 बज चुके हैं और आप सब लोग अपने कमरे में जाइए, और जो भी अपना सुहाग रात का एक कार्यक्रम होता है वो अपना मनाओ जाके, और यहाँ पे शायद आपको नहीं रुकना चाहिए। उनके कहने के मुताबिक ये प्रदीप कुमार और उसकी जो पत्नी होती है वो अंदर कमरे में चली जाती हैं। तकरीबन ये 12:30 बजे का वाक़या होता है। 12:30 बजे दोनों अपने रूम में एंट्री करते हैं, और रूम में एंट्री करने के बाद में दरअसल जब ये रूम में एंट्री करते हैं तो उसी समय ये अपना जो रूम होता है उसको लॉक कर लेते हैं। लॉक कर लेने के बाद में अपना सो जाते हैं। परिवार के जो भी सदस्य होते हैं, चाहे महिलाएं हों या पुरुष हों, फिर इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, और उसके बाद में जो महिलाओं का एक कार्यक्रम होता है संगीत और ढोल वादन का, वो अपना सब काम करने लगते हैं। लेकिन जब अगला दिन होता है 9 मार्च 2025 सुबह के तकरीबन 6 बजे का वाक़या रहा होगा। ये प्रदीप कुमार के जो बड़े भाई होते हैं दीपक कुमार, वो दरअसल अगले दिन भी रिसेप्शन पार्टी का काम होना होता है, तो जिस कमरे में इनका छोटा भाई प्रदीप कुमार और उसकी जो पत्नी होती है, जो नवविवाहित होकर भी आई है, ये लेटे होते हैं। उस दरवाज़ा को नॉक करते हैं, खटखटाते हैं, लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आती है। हालांकि वो ये कहते हैं कि भाई आप लोग उठ जाओ और मैं जो रिसेप्शन पार्टी होनी उसके लिए कुछ सब्जियां लेने के लिए जा रहा हूँ। हालांकि वो सब्ज़ी लेने के लिए चले जाते हैं, लेकिन तब भी तकरीबन टाइम उसके बाद में जब 7 बज जाता है तो जो घर की महिलाएं होती हैं, औरतें होती हैं, वो भी दरवाजे को नॉक करती हैं, लेकिन तब भी वहाँ से कोई रिस्पांस, कोई जवाब नहीं आता है। इसके बाद में आधा घंटे तक वो वेट करती हैं, तब भी जब कोई रिस्पांस नहीं आता है तो परिवार की एक जो लड़की होती है वो रूम की जो खिड़की होती है उसको झाँक के देखती है। तो झाँक कर देखने के बाद में वो लड़की जो होती है ज़ोरों से चीखने चिल्लाने लगती है, और ये चीखने चिल्लाने की आवाज़ धीरे धीरे घर में पहुंच जाती है। जब घर की औरतें जानती हैं, पुरुष जानते हैं, तो वो भी ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं। अब ये ज़ोर ज़ोर से जो चीखने चिल्लाने की आवाज़ होती है मोहल्ले तक भी पहुंच जाती है। अब मोहल्ले के भी जो व्यक्ति होते हैं ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, जिस घर से अभी आधा 1 घंटा पहले या कुछ घंटे पहले भजन कीर्तन और जो औरतों का संगीत होता है, ढोल वादन का जो कार्यक्रम होता है, उसकी आवाज़ें आ रही थी, उसी घर से अचानक जो ये जोर जोर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें क्यों आ रही हैं। ऐसा सब होने के बाद में जो मोहल्ले के व्यक्ति हैं उनका जमघट वहाँ पे एकत्रित हो जाता है। उसमें से कुछ व्यक्ति होते हैं जो पुलिस को सूचित करते हैं। जो पुलिस का कंट्रोल नंबर होता है 112, उस पर कॉल की जाती है। कॉल करने के बाद में जो करंट पुलिस स्टेशन होता है वहाँ की एक टीम पहुँचती है, और पहुँचने के बाद में जब उस कमरे के गेट को तोड़वाया जाता है तो उसका जो अंदर का दृश्य होता है वो दृश्य देख के हर एक व्यक्ति के पैरों के तले की ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल जो बेड होती है, बेड पे जो नवविवाहित दुल्हन होती है वो अचेत अवस्था में पड़ी होती है, और जो दूल्हा होता है वो पंखे जो सीलिंग फैन होता है उसके कुंडे से लटका होता है, फंदे से, उसकी भी मृत्यु हो चुकी होती है। लेकिन इनको किसी न किसी प्रकार से जो पुलिस की टीम होती है, परिवार के सदस्य होते हैं, इनको वहाँ से उतारते हैं। उतारने के बाद में फ़ौरन इनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और हाथ जोड़ के इसका जो बड़ा भाई होता है जिसका नाम दीपक कुमार होता है वो कहता है कि सर चाहे जितना पैसा लग जाए लेकिन इन दोनों को बचा दूँ। लेकिन जो डॉक्टर्स की टीम होती है वो प्राथमिक उपचार की जो प्रक्रिया होती है उसको स्टार्ट कर रहे होते हैं। जब दोनों की नब्ज़ टटोलते हैं तो वो भी शायद कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि सॉरी शायद इनमें कुछ बचा नहीं है, इनकी मृत्यु हो चुकी है। ऐसा सब होने के बाद में जो सब परिवार के सदस्य होते हैं दहाड़ मार कर रोने लगते हैं, और जो पुलिस की टीम होती है दोनों शवों को कब्जे में ले लेती है। कब्जे में ले लेने के बाद में उनका पोस्टमार्टम की जो एक प्रक्रिया होती है वो करवाती है, और पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो उसमें भी कुछ चौंकाने वाले खुलासे नज़र आते हैं। दरअसल उस दुल्हन की जो मौत होती है वो उसकी गले दबाने से मृत्यु हुई है, और जो फंदे से लटका उसमें उसका पति पाया गया वो संभवतः स्वयं से फंदा लगा के उसने आत्महत्या की होती है।
और जब पुलिस की टीम उस कमरे की जांच पड़ताल करती है गहनता से, तो जो दूल्हे का मोबाइल होता है वो मोबाइल प्राप्त होता है। उस मोबाइल से दरअसल ये 8 मार्च 2025 की रात 11:45 पे एक मैसेज किया जाता है, और वो मैसेज किया जाता है लड़की के मोबाइल नंबर पे। हालांकि वो मोबाइल नंबर जो होता है, जो मोबाइल होता है लड़की का, वो लड़की अपने मायके पे रख के आती है, वो साथ में नहीं लाती है। लेकिन जब वो मैसेज करता है तो उस मैसेज को वो जो दूल्हा होता है अपनी पत्नी को दिखाता है, और अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी के बारे में वो लड़की को बताना चाहता है कि आखिरकार ये कौन लड़का है जो मैसेज कर रहा है, और शायद तुमने जो हमारे साथ में जीने मरने की कस्में खाई थी वो सभी झूठी थी, और शायद तुम्हारा जो प्रेम प्रसंग है शायद किसी और लड़के भी से भी होगा। ऐसी जब वो बात कहता है, तो ऐसी बात कहने के बाद में वो लड़की बहुत समझाती है अपने पति को, वो दुल्हन बहुत समझाती है, हाथ जोड़ के उससे रिक्वेस्ट करती, प्रार्थना करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, और ये सब बताती रहती है। लेकिन शायद उसकी बातों को जो दूल्हा होता नहीं मानता है, और रात के तकरीबन 1:30 बजे का ये वाक़या होता है। उसको जो दुल्हन होती है उसका गला दबा के उसकी हत्या कर देता है, और हत्या करने के बाद में शायद उसने ये सोचा होगा जो भी हमसे को कृत्य हुआ है शायद बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, शायद इसको मैं अपने को माफ़ नहीं कर पाऊँगा, इसलिए संभवतः उसने भी फांसी के फंदे से लटक के अपनी जान दे दी। ये प्रथम दृष्टया में जो पुलिस की टीम होती है उसके द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है उसमें ये बताया जाता है। लेकिन एक मैसेज ने किस प्रकार से एक दाम्पत्य की जो जीवन का कहानी होती है उसका साथ साथ जीने मरने की जो कस्में खाई होती हैं, उन कस्मों को, उन वादों को किस तरह से बदल के रख देती है। शायद उस लड़के ने अगर जो एक मैसेज न किया होता तो शायद ये सब कुछ ना होता है, और संभवतः वो लड़की ऐसी थी भी नहीं। ये केवल दूल्हे की गलती रही कि उसने अपने ही मोबाइल से उसके मोबाइल पे मैसेज किया, शायद उसके बारे में ये जानने के लिए कि हो सकता गुजरे हुए कल में उसने कभी कोई गलत काम किया हो, या उसका रिलेशन किसी लड़के से रहा होगा। इन सभी बातों को झूठ तौर पे वो जानने के लिए ऐसा एक कदम उठा देता है। उस कदम से उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, और उसका तो जीवन लीला भी समाप्त हो जाती है, और साथ में उसकी पत्नी जो आती है ब्याह करके उसकी भी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। हालांकि ये पहले से ही काफ़ी गरीब परिवार के होते हैं। जो प्रदीप कुमार होते हैं ये मेनली टाइल्स लगाने का काम करते हैं, और 1.5 साल पहले इनके जो पिता होते हैं उनकी मृत्यु हो चुकी होती है। घर की जो सारी जिम्मेदारियां होती हैं बड़े भाई दीपक कुमार पे आ जाती हैं, और तब तक इनकी उम्र जो होती है 22 साल हो जाती है, शादी का भी इनकी उम्र हो जाती है, जिसके अनुसार इनकी जो मनपसंद की लड़की होती है उसके साथ में शादी भी कर दी जाती है। लेकिन इनके द्वारा लिया गया एक निर्णय जो इनकी ज़िंदगी को तबाह करके रख दिया, और शायद दोनों परिवार जो है एक तौर से देखा जाए तो आत्मिक रूप से टूट चुके हैं, और वो शायद अपनी व्यथा को व्यक्त भी नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद में जो दोनों लोगों की डेड बॉडी होती है वो आती है, और जो ये अयोध्या का कैंट थाना होता है उसी के अंतर्गत आने वाला जो गांव शहादतगंज मुराबन टोला है, वहाँ के एक शमशान घाट में एक ही चिता पे रख के दोनों लोगों की डेड बॉडी को मुखाग्नि दी जाती है बड़े भाई दीपक कुमार के द्वारा। और शायद उस समय दीपक जो उसकी व्यथा थी एक आत्मीयता के तौर पे वो शायद उस चीज़ को बयां भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन मित्रों, लास्ट में सभी लोगों से एक मेरी गुजारिश है, किसी भी लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठाने से पहले खुद में एक बार ज़रूर झांकना चाहिए कि ये लड़की सही है या गलत है, और जो हम कह रहे हैं वो कहाँ तक सही है या कहाँ तक गलत है। मित्रों, इस सारे घटनाक्रम को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा मकसद कतई नहीं है कि आपको कष्ट हो, आपको पीड़ा हो और आप दुखी हो। इस घटनाक्रम को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि आप सभी सजग हो, मैच्योर हो, परिपक्व हो, और किसी को कुछ कहने से पहले अपने बारे में ज़रूर सोचें जो मैं कह रहा हूँ ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। मित्रों, आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखिए। इस एपिसोड में इतना ही। मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, इससे ज़्यादा कहीं यूनिक बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार और आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना। मित्रों, जय हिंद, जय भारत।